नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल शुक्ला आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स विस्टा पे आपका स्वागत करता हूं। आज है सेकेंड यूनिट के सेकेंड पार्ट की बारी, मेरी जुबानी। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज तक। आज उसके आगे बढ़ना है। तो जो आज टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सर्विस ऑपरेशन, जो कि आपकी ठीक पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सर्विस ऑपरेशन में मेन 5 हेड्स हैं जिन्हें हमें देखना है। आइए उनको देखते हैं। सबसे पहला, एक्स्ट्रावर्जन। एक्चुअली एक्स्ट्रावर्जन का मतलब है एक्सट्रोवर्ट पर्सन। अगर कोई बंदा बहुत कम बोलता हो तो क्या वो कभी भी आपकी सर्विस ऑपरेशंस में हेल्प कर सकता है? मतलब पब्लिक हमेशा कहते हैं ना कि इंटरेक्शन से अपने आप को अट्रैक्ट करती है। तो अगर आप इंटरेक्ट कर ही नहीं पा रहे हो तो आप किसी को अट्रैक्ट क्या कर पाओगे? ठीक, तो एक्स्ट्रावर्जन पर्सन वो होते हैं जो कि बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, और दूसरी बात, उनके बोलने का तरीका इतना अट्रैक्टिव होता है कि वो ऑटोमेटिकली लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, तो मेन चीज है कि एक्स्ट्रावर्जन पर्सन्स में हायर लेवल ऑफ वो होती है, कैपेसिटी होती है टू एक्सेल, यानी वो और ऊपर तक जा सकते हैं आराम से। ठीक है, सेकंड है कॉन्सेंशियसनेस, यानी ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हर एक चीज का बहुत ही ज्यादा ज्ञान होता है, मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, और वो रिलायबल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट माने जाते हैं। एफिशिएंसी इस वजह से होती है क्योंकि उनके ओवरऑल ऑल राउंड जो नॉलेज होती है ना, उसकी वजह से वो अपने आप को और बेटर प्रूव कर पाते हैं और अच्छा प्रूव कर पाते हैं। ठीक, तो कॉन्शियसनेस में आपके मेन आपके आते हैं कि इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग होती है, हार्ड वर्क कर सकते हैं, रिलायबल होते हैं, कंपनी इनके ऊपर और एम्प्लॉय से ज्यादा विश्वास करती है। ठीक है, फिर है आपके पास थर्ड है कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव एबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका जो मेन आता है वो है आईक्यू, जिसको हम लोग नॉर्मली सभी जानते हैं कि आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीक, तो भाई अगर किसी भी पर्सन यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग में अगर आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है तो लोग उसे बहुत अच्छा मानते हैं। ठीक, मीन्स उसकी हर जगह डिमांड होती है। ठीक है, उसी सेंस में यहाँ भी है कि जो एम्प्लॉय मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग में एग्जैक्टली सारे पॉइंट्स एम्प्लॉय की सेंस में ही देखे जा रहे हैं। ठीक, तो जो एम्प्लॉय कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब बहुत जल्दी सीख सकता है, बहुत जल्दी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ लेता है, और समझने के बाद वो अकॉर्डिंगली एक्ट भी कर लेता है, तो वो जाहिर सी बात है उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। तो आईक्यू लेवल हाई होने की वजह से उसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है, और उसके आईक्यू लेवल की वजह से आपके सर्विस ऑपरेशंस को और ज्यादा पुश मिलता है, यानी एक्सेल कर देता है। ठीक है, अगला है एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एम्प्लॉय ट्रेनिंग की भाई ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग दो तरीके से हो सकती है, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है और एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में होता क्या है कि बंदा काम करते हुए चीजों को सीखता है। ठीक, वो अपनी नौकरी तो करता ही करता है, साथ ही साथ उन चीजों को भी सीख लेता है जो उसको आगे जाकर के अपनी जॉब में करनी होती है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में होता क्या है कि बंदे को अलग से जैसे ट्यूशन क्लासेस होती हैं, वैसे ही उसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में वर्किंग आवर्स के बाद उसके लिए 1 या 2 घंटे की लर्निंग क्लासेस चलाई जाती हैं, जिसके लिए किसी बाहर से किसी बंदे को बुलाते हैं, या क्या कहते हैं, बिजनेस के ही किसी स्टाफ को हायर किया जाता है कि वो उन लोग को सिखाए। ठीक है, लास्ट है ऑन द जॉब एक्सपीरियंस। ऑन द जॉब एक्सपीरियंस में ओवरऑल कुछ नहीं है, बस इतना है कि आप किसी बंदे को लेते हो अंदर, ठीक है, वो काम करता रहता है, सीखता रहता है, और सीखने के साथ साथ उसकी ये लर्निंग फेज भी चलता रहता है। तो जितना ज्यादा बंदा एक्सपीरियंस करेगा, जितना ज्यादा सीखेगा, उतना ही ज्यादा वो एफिशिएंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो जो काम कर रहा है उसके बारे में उसको ABCD यानी उसको बेसिक्स भी नहीं पता है, तो वो काम वो कैसे करेगा? ठीक, तो ऑन द जॉब जो मैंने कहा था ना, एम्प्लॉय ट्रेनिंग का 2 तरीका है, वो इसी का एक पार्ट है कि ऑन द जॉब एक्सपीरियंस एंड ऑफ द जॉब एक्सपीरियंस दोनों ही चीजें होती है। ऑफ द जॉब एक्सपीरियंस आपको थ्रू बुकिश लैंग्वेज होता है, लेकिन ऑन द जॉब एक्सपीरियंस आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके ही करवाया जाता है। ठीक, तो आइए जंप करते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है सर्विस कैपेसिटी प्लानिंग। उसको देखते हैं और फिर चलेंगे आगे अगले पॉइंट पर। स्टे ट्यून्ड। और ये बात करते हैं सर्विस कैपेसिटी प्लानिंग की। सर्विस कैपेसिटी प्लानिंग और कुछ नहीं है, एक फ्यूचर एक्शन प्लान, जैसे हम कहते हैं ना कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच डिसाइड्स इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड सो ऑन। क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन दिस पर्टिकुलर हेडिंग। तो सर्विस कैपेसिटी प्लानिंग अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि अगर कोई भी है, रेस्टोरेंट है, मोबाइल सर्विसेज है, या कोई भी सर्विस है यार, उसको अगर अलग अलग जोन्स में जाना है
और भाई हर जोन में एक जैसी कंडीशंस नहीं होती, कहीं पे ज्यादा पॉपुलेशन होगी ज्यादा ट्रैफिक होगा, कहीं पे कम पॉपुलेशन होगी कम ट्रैफिक होगा। ठीक, तो जितने जोन है, मान लो हम चारों जोन लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन, ये चारों जोन ले लिया। इसमें जब आपको बिजनेस ऑपरेशन करना है और अपनी सर्विस को प्रोड्यूस करना है तो हमको सर्विस कैपेसिटी प्लानिंग पहले से ही करनी पड़ जाएगी कि हमें, हाँ, कि इस जोन में ज्यादा ट्रैफिक होता है, ज्यादा पब्लिक है, वहां ज्यादा सर्विस को हमको प्लान करने की जरूरत है। वेस्ट जोन में थोड़ा मॉडरेट ट्रैफिक रहता है, मॉडरेट पॉपुलेशन है, मतलब ज्यादा वो डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है। तो ऐसे ही जब प्लानिंग हम करेंगे तो उसी प्लानिंग को हम सर्विस कैपेसिटी प्लानिंग कहते हैं। कैपेसिटी का मतलब है एफिशिएंसी टू वर्क, यानी ऐसा नहीं है कि हम बस कूद जाएंगे कि हाँ मार्केट में बस शुरू सर्विस कर दो, नहीं। पहले हम देखेंगे कि हर जोन में कैसी क्या पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन और पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूसेज है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सर्विस को मार्केट में यानी ऑन रोड उतारेंगे। ठीक, उसी चीज को सर्विस कैपेसिटी प्लानिंग कहा जाता है। मेन है इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सर्विस प्रोडक्शन कैपेसिटी। जी हाँ, कि जितनी जरूरत है ट्रांसपोर्ट की हम उतना ही ट्रांसपोर्ट को वहां प्रोड्यूस करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ सकता है। ठीक, नीडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू मीट चेंजिंग डिमांड्स। चेंजिंग डिमांड्स का मतलब है कि हर जोन में आपकी ट्रांसपोर्टेशन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एक बेसिक नेसेसिटी है किसी भी बंदे की एक जगह से दूसरी जगह जाने की। ठीक है, इसमें हम और भी सर्विसेज को ले सकते हैं, जैसे मोबाइल सर्विसेज हैं, हर जोन में अलग अलग है, कि ऐसा नहीं कि हर जोन में सिर्फ जियो की ही यूजर्स हैं, हर जोन में सिर्फ वोडा के ही यूजर्स हैं, और भी यूजर्स हैं, लेकिन हमें फोकस ये करना होता है कि किसकी सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सर्विस कैपेसिटी को और बढ़ाने या कम करने, जैसा उसको लगता है उसे करना चाहिए, उस पर वो प्लानिंग करता है। ठीक है, इसको मैं एक मॉडल के थ्रू भी समझाता हूं आपको, जस्ट टेक इट। अब आपके सामने है सर्विस कैपेसिटी प्लानिंग का वो मॉडल क्या है, ये एक साइकिल है जिसको मुझे आपको शो करना था। पहला, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, जो मैंने पहले कहा था कि अगर हमारे पास 4 जोन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हमको चारों की सिचुएशन को मतलब स्टडी करना होगा और उसे समझना होगा, तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड, फोकसिंग एंड डिजाइनिंग। इस सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग के बाद हमको फोकस करना होगा कि हमें एग्जैक्टली वहां किस चीज की डिमांड है, किस चीज की नेसेसिटी है, और उसके अकॉर्डिंग हमें डिजाइनिंग करनी होगी। थर्ड, क्रिएटिंग। डिजाइनिंग फाइनल करने के बाद हमें उसको बनाना शुरू करना होगा, उस पर्टिकुलर सर्विस कैपेसिटी प्लानिंग को शुरू करना पड़ेगा, कितना हमें चाहिए और मार्केट में हमें कितना डालना है। फोर्थ है इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग। ऑब्वियस सी बात है कि क्रिएशन यानी उसको बनाने के बाद हमें उसको वी हैव टू ब्रिंग दैट इनटू फोर्स, यानी उसको हमको क्या बोलते हैं, लागू करना होगा, और लागू करने के बाद उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी, यानी उसको देखना होगा कि हमें जो बना करके मार्केट में डाला है, जिस सर्विस को हमने ऑफर किया है, वो किस हद तक प्रॉमिसिंग है, यानी किस हद तक लोगों को सेटिस्फाई कर पा रही है, और उसका क्या फीडबैक हमें दिया जा रहा है। ठीक, और फिर उस मॉनिटरिंग के बाद हमें इवैल्यूएशन करना है कि हमने जितने पे या जो एस्टिमेट किया था एग्जैक्टली वही चीज हमको अचीव हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, और फिर अगर वैसा हमें नहीं मिल पाया है इवैल्यूएशन में जो हमने इवैल्यूएट किया, तो हमें उसमें फिर रीप्लानिंग करनी होगी, और रीप्लानिंग के बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो फिर से रिप्रोडक्शन का हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंट एक्जैक्टली इसमें नहीं था, लेकिन रिप्लानिंग के बाद हमारा रिप्रोडक्शन स्टेज है वो फिर शुरू होगा। ये पूरी साइकिल का मॉडल है जिसके बेस पे आपकी पूरी सर्विस कैपेसिटी प्लानिंग होगी। ठीक है, तो आई थिंक ये मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले स्टेप पे, जो कि है सर्विस कैपेसिटी प्लानिंग की स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती हैं, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजीज ऑफ सर्विस कैपेसिटी प्लानिंग। तो सबसे पहला है लीड स्ट्रेटेजी। लीड स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, आगे रहना, आगे बढ़े रहना, तो उसी के सेंस में इसको रखा भी गया है। ओवरऑल लीड स्ट्रेटेजी के अंडर में हमने जो देखा है वो है कि एडिंग कैपेसिटी इन एंटिसिपेशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। मतलब कि कोई भी कंपनी है अगर वो मार्केट में ऑपरेट कर रही है, तो वहां पे वो देखती है कि अगर उसको ये लगता है कि हाँ आगे हमारे डिमांड्स बढ़ने वाले हैं या बढ़ सकते हैं, तो वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मार्केट में और प्रोडक्ट ज्यादा डालते, मतलब इंजेक्ट कर देती है कि और डाल दो प्रोडक्ट में मार्केट, कि हमारे कहते ना गुड्स की सप्लाई कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको डाल करके आगे बढ़ जाती है। इससे उससे फायदा ये मिलता है कि इनकेस अगर डिमांड अचानक बढ़ती है तो हम हमेशा लीड पे रहेंगे, यानी आगे रहेंगे, और हमारे पीछे हमारे कॉम्पिटिटर्स रहेंगे। इससे हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स को किक आउट करने में फायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स की वहां मतलब अबंडेंस होगी बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से अगले जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हो सकता है वो उतनी अमाउंट में प्रोडक्ट या सर्विस ना अवेलेबल करा पाए, तो हम आई विल बी दी मार्केट लीडर।
ठीक है, यही सोच उसको लेके चलता है वो। दूसरा है एम इज टू ल्योर कस्टमर्स अवे फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। ऑब्वियसली ज्यादा प्रोडक्ट लाएगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा सस्ता कर देगा, ठीक। तो उस चीप रेट की वजह से वो अपना जो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स है उनको लुभाना, ल्योर मतलब होता है लुभाना, उनको अट्रैक्ट करना, तो अट्रैक्ट करेगा अपने कॉम्पिटिटर से अलग, ठीक है। तो ये वो लीड स्ट्रेटेजी। अब ये बात करते हैं लैग स्ट्रेटेजी की। लैग का मतलब होता है थोड़ा पीछे रहना। हम लोग कहते हैं ना दैट वी आर लैगिंग बिहाइंड दैट पर्टिकुलर पर्सन। लैगिंग का मतलब होता है पीछे रहना, और यही चीज है स्ट्रेटेजी भी। लैगिंग में ठीक लीड स्ट्रेटेजी के उल्टा होता है। यहाँ पे कहते हैं एडिंग कैपेसिटी ओनली आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग एट इट्स फुल कैपेसिटी। यानी हमने एक बार मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विस डाल दी, अब हम वेट कर रहे हैं कि वो अपनी फुल कैपेसिटी पे जाए, तब हम आगे इसमें और ज्यादा कैपेसिटी ऐड करेंगे, यानी और ज्यादा गुड्स या सर्विस को और ज्यादा एनहेंस करेंगे। लेकिन वो तभी होगा जब हम फुल कैपेसिटी पर रन आउट करेंगे। और दूसरी चीज है कि हाँ, ये कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की रनिंग जो कि फुल कैपेसिटी पे मानी जाती है, हम उसको देखते हैं, ठीक है। ये है पॉइंट दैट वी कंसिडर द ऑर्गेनाइजेशन टू रन एट इट्स फुल कैपेसिटी, इसीलिए इसको कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी भी कहा गया है, ठीक है। और दूसरी बात है भाई, जाहिर सी बात है कि अगर हमने ऊपर वाले में ऑलरेडी मार्केट में माल डाल दिया और वो ना सेल आउट हुआ तो उससे हमारा लॉस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो लॉस ऑफ क्या, लॉस ऑफ वेस्ट ऑफ गुड्स, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये रिस्क ऑफ वेस्ट को कम करेगा, ठीक है। तीसरा लास्ट है इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ पॉसिबल कस्टमर्स। बिल्कुल, यहाँ पे जब हम वेट करेंगे कि अगला मतलब मार्केट में हमारी परफॉर्मेंस बढ़े, हमारा डिमांड बढ़े, तब हम डालेंगे, तो हो सकता है तब तक में हमारे पास से हो सकता है, मतलब मैंने ऐसा नहीं कहा कि हो गए, हो सकता है कि हमारे पास जो पॉसिबल कस्टमर्स हैं वो चले जाए। लेकिन ऊपर वाली स्ट्रेटेजी में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अगली दो स्ट्रेटेजीज के बारे में भी आपको फटाफट समझा देता हूँ, स्टे ट्यून्ड। आइए अगले दो देख लेते हैं। सबसे अगला है मैच स्ट्रेटेजी। मैच स्ट्रेटेजी में कुछ खास नहीं है। जहां लीड स्ट्रेटेजी हमने देखा था कि हम सबसे आगे जाएंगे, लैग स्ट्रेटेजी में हमने तब देखा था कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी फुल कैपेसिटी रन करना शुरू करेगी। लेकिन यहाँ पे मेन है कि हम जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल अमाउंट्स में मार्केट में अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते रहेंगे, यानी भेजते रहेंगे, ठीक। और ये इसका सिर्फ एक ही पर्पज है कि हम मार्केट की डिमांड को फुलफिल करते रहेंगे। लेकिन हाँ, जो एडिंग होगी कैपेसिटी की वो छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट्स में होगी, ना कि बड़े बड़े में, ठीक। अगला है एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी। एडजस्टमेंट में एक नया वर्ड जुड़ गया है और वो है रिड्यूसिंग। एडिंग तो था, रिड्यूसिंग भी आ गया। यानी एडजस्टमेंट में कुछ नहीं, अगर हमने ज्यादा कैपेसिटी ऐड कर दी है तो उसको हम वापस ले लेंगे, और अगर कम है तो उसको हम बढ़ा देंगे। यानी एडिंग एंड रिड्यूसिंग कैपेसिटी इन स्मॉल और लार्ज अमाउंट्स एज पर द नीड ऑफ द मार्केट, ठीक है। फिर है, और इसका रीजन सिर्फ इतना है कि ड्यू टू कस्टमर शिफ्ट इन डिमांड। दो ही रीजन है, या तो कस्टमर शिफ्ट इन डिमांड हो जाए, ठीक है, और या फिर मेजर चेंज इन प्रोडक्ट या सिस्टम हो जाए। यानी अगर प्रोडक्ट में कोई मेजर चेंज हुआ है, यानी कोई नया इनोवेशन किया है, तो उसकी वजह से हम उसको हटा देंगे मार्केट से, या फिर ओवरऑल सिस्टम में ही चेंज आ गया है, इस वजह से हम उसको हटा देंगे, ठीक है। तो आइए अगला देखते हैं, वो है आपका सर्वोक्योल मेथड ऑफ सर्विस प्लानिंग, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। अब बारी है सर्वोक्योल मॉडल ऑफ मेजरिंग सर्विस क्वालिटी। ये आपके सेकेंड यूनिट का लास्ट हेड है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, सर्वोक्योल मेथड जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना था, वो है सर्विस प्लस क्वालिटी। तो सर्विस का SERV ले लिया और क्वालिटी का QUAL ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, तो ये बन गया सर्वोक्योल, यानी सर्विस क्वालिटी मॉडल ऑफ मेजरिंग सर्विस क्वालिटी, ठीक है। मेन है सर्वोक्योल मेथड, वो 5 डायमेंशन पे मेन बेस करता है। अब वो 5 डायमेंशन क्या है, आइए उसको देखते हैं। रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, टेंजिबल्स, एम्पैथी एंड रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में जब डालते हैं तो पब्लिक एट लार्ज से डालते हैं, और वो पब्लिक एट लार्ज अपने परसेप्शंस और अपने एक्सपेक्टेशंस को, इन दोनों ही पैरामीटर्स पे हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को मेजर करती है, ठीक। और दूसरी चीज कि पब्लिक खुद से नहीं बताने आती है कि हाँ कि हमको ये चीज पसंद आई या नहीं पसंद आई। कंपनी के जो सर्वेयर्स होते हैं उन्हें ये चीज जाननी पड़ती है कि हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च हुआ है उसकी क्या
मेजर मतलब क्या एक्सेप्टेबिलिटी है, क्या लोगों ने कितना उसको एब्जॉर्ब किया, कितना उसको एक्सेप्ट किया है मार्केट में, या अपने साथ, वो चीज जाननी होती है। रिलायबिलिटी का मतलब है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस पे पब्लिक ने कितना रिलायबल किया, कितना उस पर भरोसा दिखाया, वो देखना। अश्योरेंस में कि वो कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो किस हद तक उन्हें एश्योर करती है लॉन्गेविटी की और कंफर्ट की और बाकी चीजों की, ठीक है। टैंजिबल्स का मतलब है कि जो भी सर्विस या प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, खासकर सर्विस, क्योंकि यहाँ सर्विस क्वालिटी की मेजरमेंट है तो हम सर्विस पे ही बात करेंगे मोस्टली। तो सर्विस की टैंजिबिलिटी का मतलब ये है कि जिस सर्विस को हम यूज कर रहे हैं उस सर्विस की वजह से हमें जो भी फायदा हुआ उसकी कोई फिजिकलिटी दिखती है क्या। अगर फिजिकलिटी है तो वो किस हद तक है। जैसे वो है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है, तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में क्या है, हम कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं तो बिल्डिंग खड़ी करने में जो इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल सर्विस हमको मिली है उसका क्या लेवल ऑफ ऑपरेशन था और क्या लेवल ऑफ क्वालिटी थी, वो हमें उस बिल्डिंग के खड़ी होने के बाद पता चल जाता है, ठीक है। अगला है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है एक ऐसी एबिलिटी जिसमें हम अगले के मूड को जानने की कोशिश करते हैं। मतलब एक ऐसी एबिलिटी विद दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ अ पर्सन, वेदर द पर्सन इज हिज और हर, मतलब कोई भी हो, ही या शी जो भी हो, उसके मूड को कैच करना हमें आना चाहिए, तो वो एम्पैथी कहलाता है। और लास्ट है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का सिर्फ इतना मतलब है कि जो भी हम मतलब क्या कहते हैं इसे, हाँ, हम जिनसे जो पूछ रहे हैं, और दूसरी बात जो सर्विस हमने ऑफर की उसका क्या रिस्पांस था, लोगों ने उसको कितना पसंद किया, कितना उसको एडमायर किया और कितना वो उसको दोबारा यूज करना चाहते हैं, ये चीज हमारा इसमें आता है, ठीक है। इसका अगर हम एक ध्यान से देखें तो अगर हम हर वर्ड का पहला अल्फाबेट देखें तो एक नया वर्ड इसमें से खुल के आता है, अब वो है रेटर, ठीक है। यानी रिलायबिलिटी का आर, एश्योरेंस का ए, टेंजिबल्स का टी, एम्पैथी का ई और रिस्पॉन्सिवनेस का आर, पांचों वर्ड को मिला दीजिए तो आपका बनता है रेटर। तो ये एक रेटर ऐप ही था जो कि अमेरिकन स्कॉलर्स और रिसर्चर्स, अमेरिकन ऑथर्स थे और रिसर्चर्स थे, उन्होंने मिलकर, एक्चुअली 3 लोग हैं, इन तीनों के बारे में भी आपको बताता हूँ कि इन तीनों ने मिल करके इस रेटर ऐप को डेवलप किया जो कि आपकी सर्विस क्वालिटी को मेजर कर पाए, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, आई एम कमिंग विद दी मोर डिटेल्स ऑफ दिस। आपके सामने मेन है सर्विकल मेथड। ये एक मल्टी डायमेंशनल इंस्ट्रूमेंट या क्वेश्चनर था। एक्चुअली जो अमेरिकन थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था, मेन है सर्विकल इज अ मल्टी डायमेंशनल इंस्ट्रूमेंट और क्वेश्चनर। दूसरा था ये डेवलप किया गया था अमेरिकन ऑथर्स एंड रिसर्चर्स ने, जिनका नाम था ए पैरासुरामन, वैलेरी ज़िथमॉल एंड लियोनार्ड लैंडबेरी ने। इन तीनों ने, ये तीनों ऑथर्स भी थे और साथ ही साथ रिसर्चर्स भी थे अमेरिका के, इन्होंने मिल करके सर्विकल को फाउंड किया। ये क्वेश्चनर मेथड था, ठीक। और इसको इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। मेन चीज है कि इनका ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही था कि किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर के एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन को मेजर करने के लिए कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए जिसकी मदद से हमें आसानी हो जाए उसके मेंटल एबिलिटी को जानने में कि उसने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को, खासकर सर्विस को, किस हद तक एक्सेप्ट किया है और उसे कंसिडर किया है, ठीक। उसका अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला में SQ इज इक्वल टू P-E। SQ का मतलब है सर्विस क्वालिटी, ठीक है। P का मतलब है इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ अ गिवन डिलीवरी सर्विस, एंड E फॉर इंडिविजुअल्स एक्सपेक्टेशंस है फॉर अ गिवन डिलीवरी सर्विसेज। मेन है परसेप्शन का मतलब होता है आपकी एक प्री थिंकिंग है किसी भी चीज के बारे में, प्री कंजम्पशन, क्या अरे वो चीज बेकार होगी, क्या इसको यूज करना। और एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि अगर हम इसको यूज करें, हमने जितना खर्च किया है, जितना उस पर एक्सपेंस किया है, हमें वो पूरा एक्सपेंस कहते हैं ना वसूल हो जाए, रिकवरी हो जाए उसकी। तो वही है सर्विस क्वालिटी मेथड का मेन पर्पस था, इसको मेजर करना। बात है मल्टी डायमेंशनल की, तो मल्टी डायमेंशनल में वही 5 चीजें आती हैं, रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, टैंजिबल्स, फिर आपका है एम्पैथी और 5वां है रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो आज ही आपका सेकंड यूनिट मैंने खत्म कर दिया। और हाँ, मेरे आपसे प्रॉमिस भी है कि इस पे आपके लिए PDF नोट्स भी डेवलप कर रहा हूँ। बहुत जल्दी PDF नोट्स भी आपको मिल जाएंगे आपके ग्रुप पे, और इन द फॉर्म ऑफ PDF which I will post on your group. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द थर्ड यूनिट। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, समझिए और जानिए। और अगर कोई दिक्कत हो बॉस तो प्लीज इस वीडियो के लास्ट में उसे पोस्ट कर देना। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है।
So see you in the next video. Thank you so much.